से बच्चे पैदा करवा दिए, ये आपकी मेरिट है। आप कह रहे हैं कि मुंह से बच्चे पैदा हो रहे हैं, भुजाओं से बच्चे पैदा हो रहे हैं, जांघों से बच्चे पैदा हो रहे हैं, पैरों से बच्चे पैदा हो रहे हैं। आपका पुष्पक विमान जो है बिना तेल पानी के चल रहा है, तो अब ले आइए ना, कहाँ चला गया? लेके आइए ना यार, हम लोग भी एंजॉय करना चाहते हैं ना। 100 रुपए लीटर तेल हो गया, डलवा के आते हैं, दिल्ली से खर्च होता है, लाइए पुष्पक विमान हमको भी दे दीजिए। आप यहाँ बैठ के कहते हैं मंत्र मारूंगा और मैं ग्रह जो है इधर से उधर हो जाएंगे, और भारत सरकार जो है 500 करोड़ के मंगलयान भेज रही है, चंद्रयान भेज रही है। आप बताइए ना, यहाँ बैठ के मेरिट है तो आप में, आप बताइए, आपके अंदर अगर मेरिट है तो बताइए कि कैसे आप ग्रहों की दिशा बदल देंगे, और कौन से ग्रह पे आपको जीवन मिल रहा है, कौन से ग्रह पर जो है अच्छी चीजें हैं, खनिज है, भेजिए हमारे लोगों को वहां पर। क्यों नहीं बताते? आप में मेरिट है तो आप क्यों नहीं बताते कि भूकंप आने वाला है? आप में मेरिट है तो आपने क्यों नहीं बताया कि जो है उत्तराखंड में आपदा आने वाली है, केदारनाथ में आपकी भविष्यवाणी क्यों नहीं हुई? आप क्यों नहीं बता पाते कि चोरी होने वाली है? आप क्यों नहीं बताते कि ट्रेन हादसा होने वाला है, फ्लाइट जो है वो उनका एक्सीडेंट होने वाला है? आप में अगर मेरिट है, आपकी भविष्यवाणियाँ होती है तो दिखाइए ना। ये कौन सा दौर आ गया कि एक दौर था आप जो है मंत्र मारते थे और हमारे लोगों को भस्म कर देते थे कि मैं तुम्हें गधा बना दूंगा, कुत्ता बना दूंगा, भस्म कर दूंगा, और ये दौर आ गया। इस दौर में आपकी सारी शक्तियां गायब हो गई, आपकी मेरिट चली गई, क्योंकि संविधान लागू हो गया, क्योंकि इस देश में कानून का राज आ गया। अब आपकी शक्तियां काम नहीं करती, अब आपका मेरिट काम नहीं करता। आप चाहते हैं हमारे लोगों को मूर्ख बनाना, आप चाहते हैं हमारे लोगों के जहन में इस तरह की बातें डाल देना ताकि वो आपकी गुलामी करते रहें, आपके आगे हाथ जोड़ते रहें, और उनको ये पता ही नहीं चले कि उनके बच्चों की शिक्षा जो है वो खत्म की जा रही है। हमारे लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आप कैसे देश को जातियों के आधार पर बांट सकते हैं? आप कैसे बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो है कोई ऊंचा होगा, कोई नीचा होगा? आप कैसे बोल सकते हैं कि किसी के हाथ का छुआ खाने से आप अछूत हो जाएंगे, आप अपवित्र हो जाएंगे? आप कुर्सी पर बैठने पर कैसे किसी को मार डालेंगे? क्यों दलितों के मोहल्लों में कच्ची सड़कें हैं? क्यों वहाँ लाइट नहीं है? क्यों पानी की व्यवस्था नहीं है? क्यों आदिवासी महिलाएं 14 साल पहले मर जाती हैं? क्यों हमारे लोगों को बुनियादी जो सुविधाएं हैं वो नहीं मिल रही हैं? ये सारे सवाल इस देश के लोकतंत्र को मजबूत बनाने वाले सवाल है, क्योंकि जब राष्ट्र निर्माण की बात आती है, जब देश को बनाने की बात आती है, तो देश के सभी लोगों को भागीदारी और उन तक बुनियादी सुविधाओं की गारंटी देना, उनको मुख्यधारा में शामिल करना, यही एक राष्ट्र का, हमारे देश का सबसे बड़ा कर्तव्य है। और इसके संदर्भ में हम देखेंगे तो बहुजन मीडिया अपना ईमानदारी से काम कर रहा है, और इस देश को बेहतर रहने लायक बनाने के लिए, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, संविधान को बचाने के लिए हमारे लोग दिन रात काम कर रहे हैं। इसलिए मुझे अपने दलित बहुजन मीडिया पर गर्व है कि वो मक्कारी नहीं कर रहे, वो आपके 2000 के नोट में चिप नहीं ढूंढ रहे कि इसमें जो है कहीं दबा दोगे तो चिप निकल आ जाएगी। ये आपकी मेरिट है। ये कहते हैं भाई मेरिट नहीं होते हमारे लोगों में, ये तो आपकी मेरिट है कि आप 2000 के नोट में चिप ढूंढते हैं, आप कोई सूट पहन के मंगल पर जाने की बात करते हैं, आप सुबह तारे सितारे दिखाते हैं, आप तमाम तरीके की बकवास करते हैं, आपको ना तथ्यों का पता है, ना आपको रिपोर्टिंग का पता है, ना आपका एडिटोरियल सेंस है, और फिर आप कहते हैं कि आप में मेरिट बची हुई है। मैं 4 जगह चैनलों में काम करके आया, वहाँ तो आरक्षण लागू नहीं था, मुझे तो आरक्षण से नौकरी नहीं मिली, मुझे तो आरक्षण की मदद से आपने नहीं रखा, तब मेरे को कैसे काम दे दिया आप लोगों ने? मेरे को बिना मेहनत के, बिना मेरिट के, बिना काम के आप दे सकते हैं आपको नौकरी? सिर्फ दलितों के पास, हमारे समाज के लोगों के पास एक गुण है, वो है उनका काम। आपके काम के अलावा आपकी कोई पहचान आपके साथ काम नहीं आती। आप एक स्पेलिंग मिस्टेक्स कर दीजिए, आप एक तथ्य गलत कर दीजिए, आपके पूरे समाज को गाली दी जाती है, आपके पूरे कम्युनिटी को ये कहा जाएगा कि ये तो कोटे वाले हैं, आरक्षण वाले हैं, आरक्षण की वजह से इनको एडमिशन मिल गया था, आरक्षण की वजह से नौकरी मिल गई, ये तो डिजर्व ही नहीं करते थे। और इनकी मेरिट को जब आप देखेंगे तो समझ में आएगा कि आपने मुंह से बच्चे पैदा करवा दिए, ये आपकी मेरिट है। आप कह रहे हैं कि मुंह से बच्चे पैदा हो रहे हैं, भुजाओं से बच्चे पैदा हो रहे हैं, जांघों से बच्चे पैदा हो रहे हैं, पैरों से बच्चे पैदा हो रहे हैं। आपका पुष्पक विमान जो है बिना तेल पानी के चल रहा है, तो अब ले आइए ना, कहाँ चला गया? लेके आइए ना यार, हम लोग भी एंजॉय करना चाहते हैं ना। 100 रुपए लीटर तेल हो गया, डलवा के आते हैं, दिल्ली से खर्च होता है, लाइए पुष्पक विमान हमको भी दे दीजिए। आप यहाँ बैठ के कहते हैं मंत्र मारूंगा और मैं ग्रह जो है इधर से उधर हो जाएंगे, और भारत सरकार जो है 500 करोड़ के मंगलयान भेज रही है, चंद्रयान भेज रही है। आप बताइए ना, यहाँ बैठ के मेरिट है तो आप में, आप बताइए, आपके अंदर अगर मेरिट है तो बताइए कि कैसे आप ग्रहों की दिशा बदल देंगे, और कौन से ग्रह पे आपको जीवन मिल रहा है, कौन से ग्रह पर जो है अच्छी चीज़ें हैं, खनिज है, भेजिए हमारे लोगों को वहाँ पर। क्यों नहीं बताते?
आप में मेरिट है तो आप क्यों नहीं बताते कि भूकंप आने वाला है? आप में मेरिट है तो आपने क्यों नहीं बताया कि जो है उत्तराखंड में आपदा आने वाली है, केदारनाथ में आपकी भविष्यवाणी क्यों नहीं हुई? आप क्यों नहीं बता पाते कि चोरी होने वाली है? आप क्यों नहीं बताते कि ट्रेन हादसा होने वाला है, फ्लाइट जो है वो उनका एक्सीडेंट होने वाला है? आप में अगर मेरिट है, आपकी भविष्यवाणियाँ होती है तो दिखाइए ना। ये कौन सा दौर आ गया कि एक दौर था आप जो है मंत्र मारते थे और हमारे लोगों को भस्म कर देते थे कि मैं तुम्हें गधा बना दूंगा, कुत्ता बना दूंगा, भस्म कर दूंगा। और ये दौर आ गया, इस दौर में आपकी सारी शक्तियां गायब हो गई, आपकी मेरिट चली गई, क्योंकि संविधान लागू हो गया, क्योंकि इस देश में कानून का राज आ गया, इस देश में सबको बराबरी का अधिकार मिल गया, इसलिए आपकी सारी शक्तियाँ चली गई। अब आपकी शक्तियाँ काम नहीं करती, अब आपका मेरिट काम नहीं करता। आप चाहते हैं हमारे लोगों को मूर्ख बनाना, आप चाहते हैं हमारे लोगों के जहन में इस तरह की बातें डाल देना ताकि वो आपकी गुलामी करते रहें, आपके आगे हाथ जोड़ते रहें और उनको ये पता ही नहीं चले कि उनके बच्चों की शिक्षा जो है वो ख़त्म की जा रही है। उनको इस बात का एहसास ही ना हो कि उनके बच्चों को बाजारीकरण में ऐसा छोड़ दिया गया है कि वो सिर्फ चीप लेबर बन के रह जाएं, उनको नौकरियां मिलेंगी नहीं। उनको इस बात का एहसास ही ना हो कि उनकी महिलाओं को, उनके पुरुषों को मानसिक गुलाम बना दिया जा रहा है। और ये जो भारत का मीडिया जो ज़ॉम्बी बनाने का काम कर रहा है, ये इस बात का एहसास ही ना हो, इसलिए इस तरह की बकवास, इस तरह की बातें फैलाई जाती हैं कि हम उन्हीं में उलझे रहें, उन्हीं चीज़ों में फंसे रहें। आप एक रोमन कवि थे जुवेनल का एक वाक्य है, वो कहते हैं अगर आप किसी को रोटी नहीं दे सकते हो तो उन्हें सर्कस दिखाइए। इफ़ यू कैनॉट गिव ब्रेड टू योर पीपल, शो देम सर्कस। अगर आपने सर्कस दिखा दिया तो जो जोकर आएगा, जोक मारेगा, करतब दिखाएगा, तो जो भूखा है वो थोड़ी देर के लिए भूल जाएगा, तालियां बजाएगा और उसको याद नहीं रहेगा कि उसको भूख लगी है। और जैसे उसको भूख का एहसास होगा तो फिर कोई और करतब आ जाएगा और आप उसको सर्कस दिखाते रहिए, उसको एहसास ही नहीं होगा कि उसको भूख लगी है। इसलिए ये जो अभी आज देश में चल रहा है ना, ये सिवाय सर्कस के कुछ नहीं है। जोकर अपना जो है वो पिटारा खोल के बैठा हुआ है, करतब दिखा रहा है, कलाकारियाँ दिखा रहा है, मदारी और तमाम तरीके की चीज़ें चल रही हैं, करतब चल रहे हैं और हमारे लोगों को भूख का एहसास ना हो। लेकिन भूख जो है देर सवेर लगती है, उसका एहसास भी होता है और सबसे बड़ी जो तड़प होती है वो भूख की होती है। इसलिए जब भूख लगेगी तो लोग सवाल भी करेंगे, आपका गिरेबान भी पकड़ेंगे, आपसे सवाल भी पूछेंगे। इस देश के संविधान ने आपको पद दिए, आपको शक्तियाँ दी, आपको अधिकार दिए, किस लिए कि आप इस देश को बेहतर बनाएं, आप समता मूलक समाज बनाएं। लेकिन आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर पाए, आप इस देश में समानता लागू नहीं कर पाए, आपने जो है गैर बराबरी को बढ़ावा दिया, आपने दलित बहुजनों के आरक्षण पर हमला किया, आपने हमारे अधिकार की कटौती की, आपने ब्राह्मणवाद को बढ़ावा दिया। जब भूख लगेगी, समझ आएगा तो हमारे लोग भी इस पर सवाल करेंगे। इसलिए हमारे लोगों को समझने की ज़रूरत है। तो तमाम लोग ये हम पर आरोप लगा देता है मीडिया कि तमाम, जब मैं देखता हूँ चैनलों को, कि ये दलित बहुजन जो लोग हैं ना, ये फुट सोल्जर हैं आरएसएस के, ये जो हैं हिंदूवादी फोर्सेस के फुट सोल्जर बने हुए हैं। अरे हमारे लोग लड़ रहे हैं भाई, हमारे लोग लड़ने वाले लोग हैं, उनसे लड़ रहे हैं। आपका 100% आदमी उनके पास है, आपका 100% जो वोट है वो उनको जा रहा है। हमारा 5%, 3%, 2% वोट भी शिफ्ट हो गया तो आप सारा का सारा नैरेटिव चलाते हैं कि हमारे लोग शिफ्ट हो गए, हमारे लोग उनके पक्ष में चले गए, हमारे लोग उनके फुट सोल्जर हैं, हम लोग दंगों में इस्तेमाल होते हैं। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले अयोध्या में मस्जिद में मांस फेंकने का एक जो है वारदात हुई कि वो दंगे भड़काने की कोशिश थी कि मस्जिद में मांस फेंक दिया जाए। 7 लोग थे जो मांस फेंकने के उसमें पकड़े गए, 6 ब्राह्मण थे, 1 ओबीसी था। सारे के सारे वो लोग हैं। हमारा इक्का दुक्का एक आदमी जो है किसी तरह से उनके जाल में फंसा हुआ है। गुजरात में दंगा हुआ, स्टडी रिपोर्ट कहती है कि जिन मोहल्लों में दलितों की आबादी ज़्यादा थी, जिन मोहल्लों में दलित ज़्यादा रह रहे थे, वहाँ हिंसा नहीं हुई। दलितों ने अपने मुस्लिम लोगों को बचाया, उन्होंने ह्यूमन चेन बनाए और अपने लोगों को बचाया, उनके मोहल्लों में कम हिंसा हुई है। तो हमारे लोगों को आप फुट सोल्जर बोल रहे हैं। हमारे लोग जेल जाते हैं, हमारे लोग जो है लाठियाँ खा रहे हैं, हमारे लोग चैलेंज कर रहे हैं, एनएसए झेल रहे हैं, तमाम तरीके की अपने करियर पर जो है रिस्क ले रहे हैं और आप हमें फुट सोल्जर कहते हैं। तो ये बर्डन भी हमारे ऊपर डाल देते हैं और इनका 100% आदमी उधर है, उसको वो फिर भी सर्टिफिकेट दे देते हैं कि हमारा तो प्रोग्रेसिव है, हमारा आदमी तो प्रोग्रेसिव आदमी है, उसको तो समझ में आ जाता है। कुछ लोग चले जाते हैं, आपका 100% वोट शेयर उधर जा रहा है। आप तमाम तरीके के सर्वे निकाल के देखिए, इनकी बातें निकाल कर देखिए, किस तरह का डिस्कशन चलता है, उससे आप अंदाज़ा लगाइए। तो स्टडी क्यों आपके बिहेवियर पे नहीं हो रही, क्यों आपके पॉलिटिकल बिहेवियर को एनालाइज नहीं किया जा रहा। आप जो है स्टडी करेंगे, रिसर्च करेंगे कि दलितों के पॉलिटिकल बिहेवियर में बदलाव आ रहा है, उसकी स्टडी करेंगे। आप अपने लोगों को तो देख लो पहले,
अब हमारे लोगों के बिहेवियर पे बाद में आना, हमारे आदमी सीख जाएंगे, बदल जाएंगे। सदियों की लड़ाई है, तमाम तरीके से लोग लड़ाई लड़ रहे थे, वो पीछे नहीं हटे। इसलिए हम पर ये लांछन लगाना बंद कर दीजिए कि हम फुट सोल्जर हैं। हम इस देश में अपने लोग आप देखिए 2 अप्रैल का SC/ST एक्ट को देख लीजिए, आप 5 मार्च का रोस्टर आंदोलन को देख लीजिए, तमाम तरीके के आंदोलन देख लीजिए। हमारे लोगों के हाथ में संविधान होता है, हमारे लोगों के हाथ में भारत का संविधान होगा, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीर होगी। कानून का पालन करने वाले लोग हैं, कानून का सम्मान करने वाले लोग हैं, वो अपने कानूनी अधिकारों की रक्षा के लिए कानून का इस्तेमाल करने की बात करते हैं। आपकी तरह कानून की प्रतियां नहीं जलाते, आपकी तरह संविधान की प्रतियां नहीं जलाते, आपकी तरह ये नहीं कहते कि मैं इस देश को हिंदू राष्ट्र बना दूंगा, आपकी तरह ये नहीं कहते कि हम नया संविधान बना देंगे, भगवा संविधान बना देंगे और इस देश में जाति व्यवस्था रहनी चाहिए, वर्ण व्यवस्था रहनी चाहिए। ये रहेगा तो हिंदू धर्म बचेगा, ये नहीं रहेगा तो हिंदू धर्म टूट जाएगा। जातियों में समरसता की बात होगी, जातियां खत्म करने की बात नहीं होगी। हमारे लोग ऐसा नहीं कह रहे, हमारे लोग कह रहे हैं जैसे संत रविदास कह रहे थे, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब सम बसे रहदास रहे प्रसन्न। तो ऐसे बेगमपुरा की कल्पना हमारे लोग कर रहे हैं, ऐसी प्रेम नगरी जो कबीर कह रहे थे उसकी कल्पना हमारे लोग कर रहे हैं। बली राजा जिस बलिराज की कल्पना कर रहे थे, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जिस प्रबुद्ध भारत की कल्पना कर रहे थे, जहां समानता है, बराबरी है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है, ऐसे समाज की कल्पना हमारे लोग करते हैं। आपकी तरह ऊंच नीच का, आपकी तरह भेदभाव वाला, आपकी तरह जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के आधार पर आप जो चीज़ें बनाएंगे, वैसा समाज हमारे लोग नहीं चाह रहे, वैसा हरकत हमारे लोग नहीं करे। तो हमारे ऊपर लांछन लगाने से पहले आप सोचिए, आपको समझना पड़ेगा कि आपके लोग ही उसके असली फुट सोल्जर हैं, वही आपके प्यादे हैं, हमारे लोग लड़ने वाले लोग हैं। और हमें अपने लोगों का हौसला बढ़ाना चाहिए, हमें उनकी तारीफ करनी चाहिए कि भाई इनके षड्यंत्र में शामिल मत हो, इनकी बातों से बचिए, जो ये कह रहे हैं इनके एजेंडे से बचिए। हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने लोगों को बताएं। अंत में मैं एक बात बस अपने लोगों को ये कहूँगा कि ये चूंकि सदियों की गुलामी है और ब्राह्मणवादी व्यवस्था इतनी हावी है कि हम चाहकर भी बहुत बार उससे बाहर नहीं निकल पाते और उसके प्रभाव में कहीं ना कहीं हम लोग रह जाते हैं। और इसलिए हम लोग जो हैं हाथ में तराजू लेके घूमते हैं 24 कैरेट का अम्बेडकरवादी ढूंढने के लिए। ये बड़ी एक प्रवृत्ति मैं देख रहा हूँ अपने लोगों में कि ऐसे तराजू लेके घूमते हैं कि 24 कैरेट का अम्बेडकरवादी होना चाहिए, 22 कैरेट का 18 कैरेट का नहीं चलेगा, 24 कैरेट का होना चाहिए। तो ये बहुत गलत बात है आपकी। आप अम्बेडकरवादी पैदा नहीं होते, आप अम्बेडकरवादी बनते हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा धार्मिक अनुष्ठानों में लगाया है, कीर्तन करने में लगाया है, हवन करने में लगाया है। मेरे हाथ पे आज जो आप बुद्ध का निशान देख रहे हैं, कभी यहाँ ओम लिखा हुआ था, तो ओम से बुद्ध की यात्रा सालों में तय हुई है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को सालों बाद पढ़ा है। पहली जनरेशन के पढ़ने वाले लोग हैं जिन्होंने एनालिसिस ऑफ कास्ट को पढ़ा, जिन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की रचनाओं को पढ़ा, जिन्होंने ज्योतिबा फुले की गुलामगिरी को पढ़ा। जब जाके समझ में आया, तब जाके बुद्धि खुली है, ज्ञान चक्षु खुले हैं कि भाई खेल तो कुछ और ही चल रहा था, अभी तक तो आप ऐसे ही सो रहे थे। लेकिन आप कहे कि नहीं ये कैसा अम्बेडकरवादी है, ये तो देखिए इसकी कोई पुरानी तस्वीर निकालिए। आजकल मेरी कुछ तस्वीरें लोग निकाल ले आते हैं कि देखिए इसके हाथ पे तो ओम लिखा हुआ है, ये तो होली खेल रहा है, ये तो। अरे भाई आप मेरे पास क्यों नहीं आए? आपने आके मेरे को अम्बेडकरवादी बनाना चाहिए था बचपन से, आप क्यों नहीं आए? आप नहीं आए। जय श्री राम वाले पहुंच गए, जय भीम वाले नहीं पहुंचे, रामलीला वाले पहुंच गए, भीमलीला वाले नहीं पहुंचे, उनकी झांकियों वाले मेरे पास जा पहुंच गए, आपकी झांकियों वाले लोग नहीं पहुंचे। तो मेरा मानना होगा कि हम सब लोग इसके जिम्मेदार हैं। अगर हम अपने लोगों तक ये संदेश नहीं पहुंचा पा रहे हैं, अगर हम अपने लोगों को अम्बेडकरवादी नहीं बना पा रहे हैं, तो हमारी जिम्मेदारी है। आप 24 कैरेट का निकालना छोड़ दीजिए। अगर कोई अम्बेडकरवाद के पथ पर चलने लगा है, भले ही आज उसमें कुछ कमियां हैं, भले ही आज उसमें बदलाव की कुछ आपको नजर आ रहे हैं, एक समय आएगा जब उसमें बदलाव आएगा, वो बेहतर व्यक्ति बनेगा। जरूरी है कि आप उसका साथ दें, उसका मनोबल मत तोड़ें। आप तमाम देखिएगा आरएसएस वाले लोगों को, कि कुछ लोगों के घरों में आते होंगे ना, तो आरएसएस वाले लोगों को आप गाली दे दीजिएगा, तब भी वो अगले दिन आपके घर आ जाएगा। आप उसको डांट के भगा दीजिएगा, तीसरे दिन फिर आ जाएगा, आपके बच्चे के जन्मदिन पे आ जाएगा, गिफ्ट लेके आ जाएगा, शादी ब्याह होगी तब आपके आ जाएगा आसपास में। आप उसको डांटते रहिए, गाली देते रहिए, वो आता रहेगा, प्यार से बात करेगा आपको, और महीने 2 महीने, साल 2 साल 4 साल 5 साल बाद आपको संगी बना देगा, बातें करता रहेगा, संगी बना देगा। तो हमें सीखना चाहिए, ये जो चालाकी है ना, ये हमको सीखनी चाहिए। जब आप अपने व्यक्ति को इस तरह से दुत्कारते हैं कि अरे तू कैसा अम्बेडकरवादी है, तेरे में तो कोई गुण ही नहीं है, तू तो ऐसा व्यक्ति नहीं है, वो आपसे बात करना बंद कर देगा, आपके पास आना बंद कर देगा,
जो आपसे वो अच्छी चीज़ सीख सकता था वो छोड़ देगा और किसी और के प्रभाव में जाएगा जहां उसकी कुछ पॉसिबिलिटीज़ थी कि वो कुछ बेहतर बन पाता, वो भी आप खत्म कर देंगे। इसलिए धार्मिक प्रतीकों पर, उनकी पूजा पर, उनकी आस्था पर कटाक्ष मत कीजिए, उनको गाली मत दीजिए, प्यार से लगातार संवाद कीजिए, समझाइए कि इस देश में अगर जो करवा चौथ का व्रत है वो रखने से सारे अमर हो जाते लोग, तो हिंदू महिलाएं तो अमर ही रहते, उनके पति अमर ही रहते, उनको कोई विधवत्व का कभी अनुभव ही नहीं होता, वो अमीर हो जाते, वो हमेशा अमर हो जाते, कुछ होता ही नहीं। अगर इस देश में व्रत रखने से जो है सारी इच्छाएं पूरी हो जाती तो ना पढ़ने लिखने की ज़रूरत होती, ना मेहनत करने की ज़रूरत होती, ना नौकरी करने की ज़रूरत होती, हम व्रत करते और अपना सब कुछ हासिल कर लेते। इसलिए होता नहीं है। आपको सवाल जवाब करना होगा, आपको प्यार से, तरीके से अपने लोगों से संवाद कायम करना होगा, इज्जत के साथ बात कीजिए। अगर आप उन्हें अपमानित करेंगे, आप उनको जो है बेइज्जत करेंगे तो वो आपसे दूर भाग जाएंगे, आपके पास नहीं आएंगे। इसलिए कम से कम धार्मिक मामलों में बहुत आपको समझदारी से, प्यार से, दुलार से, आराम से अपने लोगों से बात करनी होगी। उनसे नाराज़ मत होइए, उनको अभी समझ नहीं है, जब आपको समझ आई तो उसमें भी वक्त लगा होगा। आप पैदाइशी तो नहीं बने होंगे, मैं नहीं मानता, बहुत कम लोग ऐसे हैं जो पैदाइशी होंगे या जिनके घर में उस तरह का अनुभव होगा। हम फर्स्ट जनरेशन वाले लोग हैं तो हम लोग सीखते हैं, धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ाते हैं। इसलिए लगातार कोशिश कीजिए, लगातार चीज़ों को बताइए, अपने नायक नायिकाओं की जयंती में अपने बच्चों को लाइए, महिलाओं को लाइए, अपने परिवार के लोगों को लाइए, अपने घर में इस तरह के अनुष्ठान कीजिए। आप जो कलश यात्राएँ निकालते हैं, आप जो वहाँ पर सत्यनारायण की कथाएं करवाते हैं, आप जो व्रत करवाते हैं, उसकी जगह बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के किसी चैप्टर को पढ़ लीजिए, आप ज्योतिबा फुले की कोई रचना को पढ़ लीजिए, एक ग्रुप स्टडी बना लीजिए, बैठ के बातें कर लीजिए, कुछ इस तरह की चर्चाएं कर लीजिए, किसी विषय पर डिस्कशन कर लीजिए, वो ज़्यादा अहमियत रखेगा, वो ज़्यादा काम आएगा। इसलिए सोच समझ के तरीके से अपने लोगों के साथ पेश आएँ, उन्हें बेइज्जत ना करें, उनका अपमान ना करें, उनकी टांग ना खींचें। आज हमारा आदमी कहीं होगा तो आप उसके दरवाजे पे जाके उसको आवाज़ दे सकते हैं। जब इस देश के संविधान में, इस देश के संसद में, इस देश की विधान पालिकाओं में हमारे लोग होंगे नहीं, हमारे लोग अफसर नहीं बन पाएंगे, हमारे लोग सत्ता में नहीं होंगे, हमारे लोग उन जगह पर नहीं होंगे, तो कौन आपकी बात सुनेगा? अपना आदमी होगा तो आप उसको डांट के, डपट के, गिरेबान पकड़ के, चिल्ला के बोल भी लोगे, दूसरा तो आपकी बात भी नहीं सुनने वाला। इसलिए कम से कम अपने लोगों के प्रति थोड़ी नरमी ज़रूर रखिए। उनको समय के साथ आपको लगता है कि आलोचना ज़रूरी है, कीजिए, लेकिन पब्लिकली एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ करना, छीछा लैदर करना, टांग खींचना, एक दूसरे पर कीचड़ उछालना, इस प्रवृत्ति से भी हमें बाज आना होगा। हमें एक परिवार के साथ खड़ा होना होगा। वो लोग बिल्किस बानो के बलात्कारी के साथ भी खड़े थे कि संस्कारी ब्राह्मण था। जब बिल्किस बानो के बलात्कारी आए तो उसके साथ खड़े थे। हाथरस में बच्ची का जिन्होंने दुराचार किया, उनके साथ पक्ष में पंचायतें कर रहे थे। वो अपने समाज के, अपनी जाति के बलात्कारियों, अपराधियों, हत्यारों के साथ खड़े हैं। आप अपने लोग जो पीड़ित हैं, कम से कम उनके साथ तो खड़े हो सकते हैं। आप कम से कम पीड़ितों के साथ खड़े हो सकते हैं। जब वो अपराधियों के साथ खड़े हैं तो हमें कम से कम अपने लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए। हमें उनकी टांग खिंचाई करके, उनको अपमानित करके, बेइज्जत करके मिशन से भटकाने का काम नहीं करना चाहिए। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, अगले किसी दिन उसके जहन में, जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का वो, हम कहते हैं ना कि तथागत बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो जिस दिन वो ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, जिस दिन उसको समझ आ जाएगा, खुद ही बदलाव आएगा। हमने अपने आसपास इस चीज़ को अनुभव किया, अपनी ज़िंदगी में अनुभव किया है। इसलिए मेरी अपील है कि आप भी इस बात का ज़रूर ख्याल रखें। एक अपील और है कि भारत के मीडिया को देखना बंद कर दीजिए। मतलब मैं अपनी जेब का पैसा खर्च करूं, मैं अपना डेटा खर्च करूं, मैं अखबार खरीदूं, मैं टीवी पे पैसा लगाऊं, आजकल तो सेट टॉप बॉक्स में पैसा देना पड़ता है, और अपनी बेइज्जती करवाऊँ, अपने बच्चों का भविष्य ख़राब कराऊँ। वहाँ का एंकर बैठ के बोल रहा है कि आरक्षण को ख़त्म कर देना चाहिए, मेरिट सब कुछ होती है। हम मंदिरों में जाके जो है पूजा पाठ चढ़ाते हैं, पैसा चढ़ाते हैं, और वहाँ पे जाके अपने मेहनत की कमाई चढ़ाते हैं, और जब आपके बच्चे को नौकरी नहीं मिलती तो पंडित कहता है कि भाई भगवान नाराज़ है, आपके देवता रुष्ट हैं, उनके लिए कोई अनुष्ठान कर दीजिए। और जब पंडित के बच्चे को नौकरी नहीं मिलती तो कौन जिम्मेदार होता है? आरक्षण। जब पंडित का बच्चा पूछता है कि बाबा मेरे को नौकरी क्यों नहीं मिलती, तो बोलता है आरक्षण की वजह से नहीं मिलती, आरक्षण ने सब कुछ बर्बाद कर दिया, और हमको कहता है कि भगवान नाराज़ है। हम ऐसे लोगों को अपना पैसा देना बंद कर दीजिए।
दान मंदिरों में देना बंद कर दीजिए, मठों में देना बंद कर दीजिए और भारत के मीडिया पर भी देना बंद कर दीजिए। उसको उसके ऊपर खर्च करना बंद कर दीजिए कि आप अपनी जेब का पैसा लगा के अपने बच्चों का भविष्य बर्बाद मत कीजिए। अपनी जेब का पैसा अपने बच्चों की शिक्षा पर लगाइए, उनको अच्छे रास्ते पर ले जाने के लगाइए, उनको पढ़ाइए। अपनी ज़िंदगी में एक ठेका ले लीजिए कि एक ये दृढ़ संकल्प ले लीजिए कि कम से कम एक बच्चे को मैं अपनी ज़िंदगी में ज़रूर पढ़ाऊंगा, उसकी पढ़ाई को स्पॉन्सर करूंगा, उसको आगे पढ़ाऊंगा। वो चाहे किस भी स्कूल कॉलेज में जाए, मैं उसके लिए अपनी सेविंग्स को लगाऊंगा। वो सिर्फ मेरा बच्चा ही ना हो, किसी और का बच्चा हो, मैं पढ़ाऊंगा। एक एक बच्चे को पढ़ाने का जिम्मा उठाइए, उसको बेहतर बनाने का उठाइए। जो जागरणों में पैसा लगा रहे हो, जो भर भर के बोरियां लगाते हो जागरणों में कि माता की झांकी निकलेगी, मैं टूर पे जाऊंगा, मैं तीर्थ यात्राओं पे जाऊंगा, मैं सवा मणि लगाऊंगा और मैं भंडारा लगाऊंगा, उस पैसे को अपने बच्चों की शिक्षा के लिए लगाइए। वो आपके लोगों को जीते जी तो कुछ करने नहीं देते, आपके लोगों को पानी नहीं पीने दिया और आप पिंड दान कर रहे हैं। आप जो हलवा खीर पूड़ी खिला रहे हैं, जिन्होंने जीते जी नहीं खाने दिया, वो मरने के बाद देके आएंगे आपके लोगों को ऊपर, वो पहुंचा देंगे आपके लोगों को ऊपर कि जिन्होंने जीते जी उनको खाने नहीं दिया, पानी नहीं पीने दिया। तो अपना पैसा वहाँ खर्च करना बंद कर दीजिए। शिक्षा सबसे ज़रूरी हमारे लिए साधन है। कनकलता जी ने इतनी शानदार बात बताई, इतना हम सब लोग इसी अनुभव से गुजरे हैं। हम सब की कहानियाँ ऐसे ही है कि मास्टर जो है जाति का नाम ले लेके हमको पीटता था, जूते साफ कराता था, गालियाँ देता था, फिर भी हम लोग निकल पाए क्योंकि हमारे लोगों में खूब टैलेंट भरा हुआ है, एकदम कूट कूट के टैलेंट भरा हुआ है। इस देश में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, भीमराव नाम का एक लड़का जिसको इस देश में जाति व्यवस्था, ब्राह्मणवादी व्यवस्था की वजह से क्लासरूम के बाहर बैठने का मौका मिला, अंदर भी नहीं बैठने दिया कि वो जो लिख रहा था उसको दिख जाए, पढ़ ले, सुन ले। सिर्फ क्लासरूम के बाहर बैठने का मौका मिला और वो इस दुनिया का सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा आदमी बन गया, सबसे ज़्यादा डिग्री हासिल कर ली। तो इतना टैलेंट है, इतने क्रिएटिव लोग हैं कि एक जेंटल पुश चाहिए, एक जरा सा मौका चाहिए, एक जरा सा अवसर चाहिए, आत्मविश्वास भी आएगा। और देखिएगा अवसर मिलने के बाद जो कामयाबी हमारे लोग दिखाते हैं, आज कोई टक्कर ले ले आके, आज कोई भी मनु मीडिया का आदमी आके मुझे बता दे मेरे से टक्कर ले लेना जर्नलिज्म में क्या होता है, मैं सिखा दूंगा जर्नलिज्म क्या होता है, मैं सिखा दूंगा रिपोर्टिंग क्या होता है, एंकरिंग क्या होता है, फैक्ट चेक क्या होता है। तो मेरे से आके बता ले, वो बहस कर ले मेरिट पे। तो जब मौका मिलेगा तो कॉन्फिडेंस भी आएगा। और हमारे लोगों को जब भी मौका मिला है, सितारे की तरह चमके हैं, दुनिया को रास्ता दिखाया है, इस देश को बेहतर बनाने के सारे काम किए हैं, इस देश को बर्बाद करने का काम नहीं किया। इसलिए हमें अपनी विरासत पर गर्व है और अपने पुरखों की जयंती पर, उनके परिनिर्वाण दिवस पर हम इसी अपनी स्पिरिट को दोहराते हैं, इसी अपने आत्मबल को दोहराते हैं, एक दूसरे से ऊर्जा लेते, हिम्मत लेते हैं कि हार नहीं मानेंगे, गुलामी बर्दाश्त नहीं करेंगे, आपके जो भी षड्यंत्र है उसका शिकार नहीं होंगे। हम अपने पुरखों के समतावादी समाज को बनाने के लिए काम करेंगे, अपने बच्चों को शिक्षित करेंगे, संगठित करेंगे, संघर्ष करेंगे और अपने लिए बेहतर भविष्य बनाएंगे। यही मेरा संदेश, यही बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संदेश। उनके आदर्शों पर, अपने पुरखों के आदर्शों पर चलने की कोशिश हम करेंगे। इस कार्यक्रम में आना मेरे लिए गर्व की बात है। और यहाँ चूँकि उत्तराखंड में आया हूँ तो बस एक अनाउंसमेंट करूँगा कि मैं उत्तराखंड में एक सीरीज़ जल्दी लॉन्च करूँगा कि जो दलित एट्रोसिटीज़ खासकर उत्तराखंड में है, इस पे एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ हम लोग प्लान कर रहे हैं 10 एपिसोड की। इस पूरी दुनिया को हम बताएंगे कि कैसे देवभूमि में दलितों के साथ दरिंदगी हो रही है। हम पूरी दुनिया के सामने बताएंगे, पूरी दुनिया के फिल्म फेस्टिवल्स में हम उसको भेजेंगे, स्क्रीनिंग कराएंगे, दिखाएंगे कि देखिए जिसको आप जो हैं बहुत साफ़ सुथरा, बहुत एक अच्छा नैरेटिव बना के दिखाते हैं, वहाँ हमारे लोगों के साथ क्या हो रहा है। तो द न्यूज़ बी की टीम की ओर से मैं चाहूँगा कि आने वाले दिनों में जल्द इस पर हम ज़रूर काम करें और अपने लोगों की तकलीफ़ को दिखा पाएँ। आप हमारा साथ दें, आप हमारा हौसला बढ़ाएं। फ्री में सब्सक्रिप्शन करना है, सब्सक्राइब करने में तो पैसा भी नहीं लगता, बाकी चीज़ों करने में तो लगता। हम कहते हैं भाई 85% लोग हैं तो 85% कीजिए ना, हमारे 85 करोड़ सब्सक्राइबर हो जाएंगे। नहीं कर पा रहे ना, फ्री में करना होता है। तो जाइए अपने बहुजन मीडिया को पहचानिए कि कौन अच्छा काम कर रहा है। आप सबसे बड़े उसके जज हैं। आपको लगता है कि अच्छा काम कर रहे हैं तो उनका हौसला बढ़ाइए। कम से कम आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, आप उन लिंक्स पर बात कीजिए, भेजिए। बहुजन मीडिया ही आपका अपना मीडिया है, मनु मीडिया आपका मीडिया नहीं है। इसलिए उनसे बचिए और अपने लोगों का हौसला बढ़ाइए। आपके बीच में है, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। तमाम जो आयोजक हैं, दिल से आभार कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की छाया में खड़े होने का अवसर मिला। फिर कभी आएंगे, फिर कभी आपसे बात होगी, फिर कभी आपसे जो है अपने पुरखों की विरासत पर और भविष्य की रणनीतियों पर बात होगी।
जय भीम, जय ज्योतिबा फुले।